Welcome to Tips Educational Consultants. तो सबसे पहले आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पे पता होनी चाहिए कि मार्केट में जितनी भी बुकलेट्स या फिर नोट्स अवेलेबल हैं यूसैट के लिए, उनमें से किसी में से भी पेपर नहीं आता। जो भी स्टूडेंट्स 1000 और मोर देन 1000 एमसीक्यूज क्रैम कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं इन बुक्स में से या इन नोट्स में से, यकीन माने दैट विल बी ऑल इन वेन। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आई एम तैयब खान एंड वेलकम टू टिप्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स। हायर एजुकेशन कमीशन के इंट्रेंस एग्ज़ाम यूसैट को हमने एक हफ्ते में किस तरह प्रिपेयर करना है और हमने कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको फेलियर की तरफ लेके जा सकते हैं और कौन सी ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप इसमें 90+ मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 100 नंबर का ये टेस्ट होता है। 50 नंबर हासिल करने वाला स्टूडेंट इस टेस्ट में पास डिक्लेयर होता है। बेसिकली ये टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू पाकिस्तान में फॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स यानी कि बैरूनी ममालिक जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको अवेल करने के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को सिक्योर करने के लिए इस टेस्ट को पास करना लाजमी है। और जितना आप इस टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करते हैं, आपके स्कॉलरशिप या एडमिशन सीट को सिक्योर करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो 100 नंबर का आपका जो ये पेपर है उसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपका होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन का और दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्टिव पोर्शन का होता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपको 75 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। आपने 75 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है, राइट आंसर को चूज करना होता है। जो 25 मार्क्स बचते हैं वो आपके दूसरे पार्ट के हैं एंड दैट विल बी ऑफ सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको सिर्फ 2 चीज़ें दी जाती हैं, जिनमें पहले नंबर पे आपको एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना होता है और दूसरा आपको नरेटिव ऐसे लिखना होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो कि इस टेस्ट में फेलियर को कॉज करती है। HEC का अपना एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है और HEC के जो एग्जामिनर्स हैं वो इस तरह के प्री रिक्विजाइट और एप्टीट्यूड एग्जाम में स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए उनको कंसेप्चुअल बेसिस पे चीज़ें पूछते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 1000 और मोर देन 1000 एमसीक्यूज क्रैम कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं इन बुक्स में से या इन नोट्स में से, यकीन माने दैट विल बी ऑल इन वेन। इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, आप सिवाय अपना वक्त ज़ाया करने के कुछ भी नहीं कर रहे। तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि इतने जो है वो शॉर्ट टाइम स्पैन में हमने किस तरह से यूसैट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, ताकि हम इसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, क्रैमिंग मोर देन 1000 MCQs इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जबकि अगर आप सिलेबस के मेन कंटेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, देन आप सिर्फ 2 से 3 प्रैक्टिस MCQs या एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका उस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। इस तरीके से चांसेस बढ़ जाते हैं कि एग्जामिनर आपको उस चीज़ के बारे में जो भी पूछेगा आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्बर रीजनिंग में एक पोर्शन है एनालॉजी का। अब एनालॉजी के 1000-2000 MCQs को रीड आउट करने से बहुत बेहतर है कि हम स्मार्ट स्टडी करते हुए एनालॉजी को समझें और हम देखें कि क्या तरीकाकार है एनालॉजी के MCQs को सॉल्व करने का। हम 2 से 3 एग्जाम्पल्स देखें और हमें एनालॉजी क्लियर हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल एनालॉजी की अभी हम बात कर लेते हैं। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। 2 चीज़ों के दरमियान एक कंपैरिजन होता है। किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन। किसी भी चीज़ की वजाहत देने के लिए या किसी भी चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए जब आप 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो एनालॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने किसी लड़की को कहना है कि ये अंधी है, या किसी लड़की को आपने अंधा साबित करना है या आपने पोर्ट्रे करना है, तो हम एनालॉजी का यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि शी इज़ ब्लाइंड एज बैट, कि वो चमगादड़ की तरह अंधी है। अब यहाँ पे देखें कि हमने शी को किसके साथ रिलेट कर दिया, कंपेयर कर दिया बैट के साथ, चमगादड़ के साथ। हमने लड़की और चमगादड़ में आपस में कंपैरिजन कर लिया। किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफिकेशन, ये चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए कि वो अंधी है। शी इज़ ब्लाइंड एज बैट। तो ये एनालॉजी है। अब मैं होप करता हूँ कि आपको एनालॉजी के बारे में जो भी MCQs पूछा जाएगा
आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी हम जो यूसैट का सिलेबस है उसके सारे कंटेंट्स को इसी तरह से कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में डिस्कस करें और उनकी एक या दो एग्जांपल्स को सॉल्व करें और कहाँ से प्रिपेयर करना है, यह सारा कुछ अब हम उस चीज़ की तरफ आते हैं। इस तरह के हमारा पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और उसमें हमारे पास 75 एमसीक्यूज हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है यूसैट के लिए, उसमें पहला पोर्शन वर्बल रीजनिंग का है जो कि 20 नंबर का है। अब वर्बल रीजनिंग में फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं? वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एनोलॉजी। आपको एनोलॉजी के 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। अब आपने अभी हमने एनोलॉजी को डिस्कस किया है कि जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ की वजाहत के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी लड़की को अंधा शो करना है तो हम कह सकते हैं शी इज़ ब्लाइंड एज बैड, कि वो चमगादड़ की तरह अंधी है। तो यहाँ पे हमने चमगादड़ में लड़के में कंपैरिजन कर दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि वो अंधी है। तो अंधा होने की हमने वजाहत देनी, तो ये एनोलॉजी है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, एनोलॉजी तो हो गया 5 नंबर। 4 नंबर के आपको एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। अब एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनियम्स बच्चों कहते हैं अल्फाज मुतजाद को और सिनोनिम्स कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ को। दो ही आपको एंटोनियम्स आएंगे, इंग्लिश में आपको अल्फाज मुतजाद आएंगे और दो ही आपको सिनोनिम्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे टिप्स के जो वोकैबलरी है, वोकैबलरी के लिहाज से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इंग्लिश वोकैब के, उनके एंटोनियम, सिनोनिम्स और उर्दू मानी शो हो रहे हैं। तो एंटोनियम, सिनोनिम्स के बाद हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन है जो कि 6 नंबर की है। अब यहाँ पे आके हमारे 16 नंबर हो जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होती है? सेंटेंस कंप्लीशन बेसिकली एक ऐसी स्किल है कि जब आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट, मिसिंग या जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाता है और आपने उसमें से इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करनी होती है उसको करेक्ट करने के लिए, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस कंप्लीशन है। अब इसकी 4 टाइप्स जो हैं वो आपको टिप्स की स्क्रीन पे शो हो रही हैं, जिनमें हमारे पास रीस्टेटमेंट है, कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है और हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट है। नीचे हमारे पास आपको इनको सॉल्व करने के जो सजेशंस हैं या जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मौजूद हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम इसको एक एमसीक्यूज में भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप अगर 11th एमसीक्यूज देखें जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसमें कहा गया है कि द मूवी ऑफेंडेड मैनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इट्स यंगर व्यूअर्स बाय इंक्लूडिंग अननेसेसरी फिल इन द ब्लैंक इन दिस डायलॉग। अब देखें वो कह रहा है कि जो मूवी थी, थिएटर में एक मूवी थी, उसने जो छोटे बच्चे थे उनके माँ बाप को ऑफेंड कर दिया। वो लोग गुस्से में आ गए कि हमारे चिल्ड्रन को क्या दिखाया जा रहा है। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है वल्गैरिटी, वर्बोसिटी, वोकलाइजेशंस, टोनैलिटी। तो अब यहाँ पे देखें कि वल्गैरिटी हमारी कॉमन सेंस कहती है कि अगर हम किसी भी पेरेंट्स के बच्चों को वल्गैरिटी दिखाएंगे, कोई भी फहश चीज़ दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो ऑफेंड होंगे, वो गुस्सा करेंगे। तो हैंस वल्गैरिटी इज अ राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि हमने 2 मिनट में सेंटेंस कंप्लीशन भी कर ली। तो अब कितना बेहतर है कि हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे से एग्जामिनर जो भी पूछेगा पेपर में, हम उस पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारे पास है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के बाद हमारा वर्बल रीजनिंग का यानी कि हमारा 20 नंबर का पेपर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कंप्रीहेंशन में आपको पता है क्या होता है, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया जाता है, आपने उस पैराग्राफ को रीड आउट करना होता है और नीचे उसने आपसे क्वेश्चंस पूछे होते हैं कि ऊपर पैराग्राफ में से वो क्वेश्चंस को पिक करता है और आपसे कहता है कि आपने जो भी ऊपर पढ़ा है उसमें से नीचे राइट ऑप्शन को चूज करें। तो वो आपको कोई भी शॉर्ट पैराग्राफ देगा, नीचे एमसीक्यूज होगा कि फॉर एग्जांपल वो आपको एक पैराग्राफ देता है जिसमें उसने माहौलियाती आलूदगी के बारे में बताया, तो वो आपसे एमसीक्यूज देता है जी कि द मेन टाइटल ऑफ द गिवन पैराग्राफ इज, नीचे लिखा होगा पोल्यूशन इज अ ग्लोबल इशू या ग्लोबल वार्मिंग, या फिर उसने लिखा होगा डिफोरेस्टेशन। तो अगर वो सारा कुछ माहौलियाती आलूदगी एक थ्रेट दे रही है तो हम कहेंगे पोल्यूशन इज अ ग्लोबल इशू। तो यहाँ पे हमारी कंप्रीहेंशन जो है वो इस तरह से कंप्लीट होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा वर्बल रीजनिंग का पोर्शन था जो कि आपको साथ साथ टिप्स के जो नोट्स हैं स्क्रीन पे वो भी शो हुए और किस तरह से हमने इसको यहाँ पे प्रिपेयर किया। आई होप कि आपको अब तक वर्बल रीजनिंग के बारे में जो भी कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शंस थी वो दूर हो चुकी होंगी। और इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पेपर के सेकंड पोर्शन जो कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है उसकी बात करते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है उसके 25 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उसमें अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक के आपको 6 एमसीक्यूज आएंगे। अब अरिथमेटिक क्या होती है?
तो वैसे आई एम नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व सम हाउ। तो अरिथमेटिक्स एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स और ऑपरेशन ऑफ नंबर्स को डील करते हैं, और इसमें ऑपरेशन ऑफ जो नंबर्स हैं इनमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाता है। अब नीचे आपको स्क्रीन शो हो रही है, उसमें हम देखें तो जो इसकी बेसिक स्किल्स हैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, और इनको अलॉन्ग विद एग्जांपल्स यहाँ पे बताया गया है। इसके सैम्पल प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं, और जो हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और उसके बाद हमारे पास जो बेसिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें कपुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, और बिल्कुल एक कंसाइज वे में और अलॉन्ग विद ओनली 1 और 2 एग्जाम्पल इसको यहाँ पे हर चीज़ को समझाया गया है। और उसके बाद नीचे आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है छोटी सी, और उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पहला पार्ट है दैट इज ऑफ अरिथमेटिक वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज ऑफ अलजेब्रा एंड फंक्शंस। 4 नंबर के आपको अलजेब्रा एंड फंक्शंस में से एमसीक्यूज आएंगे। अब अलजेब्रा क्या होता है? बेसिकली द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड अदर जनरल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड क्वांटिटीज। एक ऐसा मैथमेटिक्स का हिस्सा जिसमें हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक सिंबल्स को यूज़ करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूलाज में और इक्वेशंस में। और इसमें अरिथमेटिक जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसके ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आपको स्क्रीन शो हो रही है, नीचे हमारे पास इसकी सॉल्व एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं। और देन हमारे पास टाइप्स ऑफ अलजेब्रा है जिसमें एलिमेंट्री, एडवांस्ड, एब्स्ट्रैक्ट, कम्यूटेटिव और लीनियर अलजेब्रा शामिल है, और इनको कंसाइज वे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है टू ओनली एक्सटेंट के स्टूडेंट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाए, क्योंकि हमने सिर्फ अपना जो हमारा इंट्रेंस एग्जाम है इसके लेवल तक ही लिमिटेड रहना है। और उसके बाद हमारे पास नीचे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है अलॉन्ग विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और देन हमारे पास नीचे इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है उनकी एक्सरसाइज आ जाती है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो तीसरा पोर्शन है या सब पोर्शन हम कह सकते हैं वो स्टैटिस्टिक्स का है। एग्जाम में आपको 3 नंबर के यानी कि 3 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब इसको जो है वो जनरली एक्सप्लेन करें तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको क्वांटिटेटिव डाटा दिया जाता है और आपसे कहा जाता है फॉर द कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इंटरफेरेंस ऑफ कंक्लूजन। तो इसमें हमारे पास आपको स्क्रीन शो हो रही है, नीचे इसकी एग्जांपल है और हमारे पास इसकी टाइप्स दी गई हैं, जिसमें पहली है डिस्क्रिप्टिव एंड द सेकंड वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और नीचे हमारे पास आपके सॉल्व्ड एमसीक्यूज आ जाते हैं और देन हमारे पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ जाती है। और अब अगर हम बात करें तो जो हमारा चौथा सब पोर्शन है दैट इज ऑफ इक्वेशंस। 3 एमसीक्यूज आपको इक्वेशंस में से आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में। अब इक्वेशंस क्या होती हैं? आप सब लोग अपनी जो आपकी इनिशियल स्टडीज़ हैं या प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनमें प्री इंजीनियरिंग वाले और जो 9th-10th में भी आप लोग इक्वेशंस पढ़ते आए हैं। और इसमें नीचे हमारे पास आपको स्क्रीन शो हो रही है पार्ट्स ऑफ इक्वेशन और जो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं या जो स्ट्रेटजीज हैं, और नीचे एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। तो अब द थिंग इज दैट कि हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि 3 नंबर का पेपर याद करने के लिए आपको 100 पेजेस के एमसीक्यूज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में से पेपर नहीं आना। तो ऑलवेज फोकस ऑन गेटिंग कॉन्सेप्ट्स रादर क्रैमिंग। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है आई थिंक दैट इज ऑफ जियोमेट्री। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो अगर हम जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री किसे कहते हैं? आपको पता है कि एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिनमें हम शेप्स को डील करते हैं। तो उनमें आपको नीचे जो ज्योमेट्री की फर्दर ब्रांचेस हैं जिनमें हमारे पास अलजेब्रिक, डिस्क्रीट, डिफरेंशियल, इक्लिडन, कन्वेक्स एंड टोपोलॉजी ज्योमेट्री शामिल है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। और नीचे हमारे पास जो इसमें इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जिनमें पॉइंट, लाइन, एंगल्स अलॉन्ग विद एनिमेशंस, अलॉन्ग विद पिक्चर्स, आपको ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। और देन हमारे पास आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि एंगल की जो टाइप्स हैं जिनमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल है। तो आप इन चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एग्जामिनर आपको इन्हीं चीज़ों में से पूछेगा
लेकिन हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक MCQs नहीं है, ऑलवेज कीप इन माइंड। नीचे हमारे पास जो सॉलिड ज्योमेट्री है और उसकी सारी शेप्स और जो पॉलीगॉन्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास बेसिक ज्योमेट्री में जो एंगल हैं, जो रेज हैं और जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, और नीचे आपके पास ज्योमेट्री के MCQs आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ बचती है दैट इज मेंटल बेस्ड मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसमें आपने करनी होती है। आपको कोई भी वो एक सिचुएशन देता है सेंटेंस में, MCQs में, और आपने उसको अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उस रिडल को सॉल्व करना होता है, या फिर आपने उसको जो है लॉजिक एंड रीजनिंग से क्लैरिफाई करना होता है। अब उसमें आपके पास जो MCQs हैं वो नीचे मोर देन 100 MCQs आर गिवन, जिसमें हर तरह की ऑलमोस्ट जो है वो हमने कोशिश की है कि हम हर सिनेरियो जो कवर करें कि जिस तरह का पेपर में पूछा जा सकता है, और ये सारे MCQs पास पेपर्स पे बेस करते हैं। अब तक हम अपना जो 45 नंबर का पेपर है उसे सॉल्व कर चुके हैं, और हम ये देख चुके हैं कि इसको स्मार्टली जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में किस तरह और कहाँ से आपने प्रिपेयर करना है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो 30 नंबर हैं आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में, रिमेनिंग ऑफ 30 मार्क्स आर ऑफ योर सब्जेक्ट्स नॉलेज। आपके डिसिप्लिन वाइज आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल वालों की बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स है, तो आपके ये जो MCQs आने हैं ये आपकी प्रीवियस जो आपकी बुक्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, उसमें से आने हैं। तो आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे पूरे चैप्टर्स को रीड आउट करें, तो उस हवाले से टिप्स के नोट्स में आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें जो भी सब्जेक्ट है, टिप्स एंड टीम ने आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स में से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट MCQs को कलेक्ट करके आपके लिए सेपरेटली कंपाइल किया है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स ना कि सिर्फ यूसैट को पास कर सकें बल्कि इसमें फ्लाइंग मार्क्स हासिल कर सकें और अपने गोल्स को या अपने मोटिव्स को अटमोस्ट सक्सेस के साथ अकम्प्लिश कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका तरीका है 75 मार्क्स के पेपर को प्रिपेयर करने का। और अब हम बात करते हैं जो कि हमारा रिमेनिंग पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव पोर्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप इस 25 नंबर के पेपर में से 20 नंबर ले लेते हैं तो ओवरऑल चांसेस हमारे पास होते हैं कि आप अच्छा स्कोर अटेन करेंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो उसमें दो चीज़ें हैं, पहला है आर्गुमेंटेटिव ऐसे और दूसरा है नरेटिव ऐसे। सबसे पहले ये सुने कि आपके पास चॉइस क्या है। चॉइस नंबर 1 इज दैट कि ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज, यू पीपल हैव टोटल फ्रीडम टू चूज योर ऑन डिजायर्ड लैंग्वेज। अगर आप उर्दू में सब्जेक्टिव पोर्शन करना चाहते हैं तो आप उर्दू में कर सकते हैं, और अगर आप इसे इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को, या तो आर्गुमेंटेटिव और नरेटिव ऐसे इंग्लिश में लिख लें, या फिर आर्गुमेंटेटिव और नरेटिव ऐसे आप उर्दू में लिख लें। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंग्रेज़ी में लिखते हैं या उर्दू में लिखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि सर इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आते हैं या उर्दू में ज़्यादा नंबर आते हैं, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हमेशा उस बच्चे के ज़्यादा नंबर आते हैं जिसने अच्छा लिखा होता है, जिसकी गलतियाँ कम होती हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो अब 15 नंबर का हमारे पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। सेकंड चॉइस सुन लें, आपको 3 ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे। आपके पास सेकंड चॉइस है कि आपको 3 ऐसे टॉपिक्स में से कोई भी एक ऐसा टॉपिक चूज करना है और उस पर ऐसे लिखना है। जो 10 नंबर हैं 25 में से, वो आपके नरेटिव ऐसे के हैं। वो आपको एक ही टॉपिक दिया जाएगा और आपने उस एक ही टॉपिक पे लिखना है। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है? आर्गुमेंटेटिव ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है कि जिसमें एग्जामिनर आपको एक स्टेटमेंट देता है, जिसमें वो आपको कोई ना कोई सिचुएशन देता है। सिचुएशनल स्टेटमेंट जो हमारे पास होती है, आपको एग्जामिनर ऑलरेडी एक चीज़ बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर कहता है राइट डाउन एन ऐसे ऑन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स, या फिर फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि वीकेंड डेमोक्रेसी इज़ अ फंडामेंटल रीजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो अब एग्जामिनर आपको एक ऐसा टॉपिक दे रहा है जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ को नरेट कर रहा है, तो आपने एग्जामिनर की दी हुई सिचुएशन या स्टेटमेंट को ही जस्टिफाई करना होता है अपने आर्गूमेंट से। तो इस तरह का जो हम ऐसे लिखते हैं उसे हम आर्गूमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। और इसमें जो ऐसे लिखने का तरीका है, और स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि उसमें सबसे पहले हमने अपने टॉपिक को वाइजली चूज करना है, देन वी हैव टू डू आवर थिंकिंग, देन वी हैव टू क्रिएट एन आउटलाइन, और देन हमने
अपना मेन कंटेंट लिखना है और फिर हमने रेफरेंसेस एंड कोटेशंस को पुट करना है, उनके क्या सोर्सेज हैं और फिर हमने किस तरह से उसको जो है वो कंक्लूड करना है। कंक्लूजन इज़ एसेंशियल बिकॉज HEC की तरफ से इसके बाकायदा तौर पे नंबर हैं और फिर हमने किस तरह से उसको रेट करना है। और आगे जो हमारे पास ऐसे टॉपिक्स जो कि हमने HEC के प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम्स की बेसिस पे जो कंडक्ट हो चुके हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी है इन अकॉर्डेंस विद द करंट अफेयर्स इधर नेशनल और इंटरनेशनल, तो वो हमने अपने नोट्स में टिप्स एंड टीम ने स्टूडेंट्स की ग्रेस मार्क्स के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स को पुट करते हुए उन्हें कंपाइल किया है, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये 15 नंबर का ऐसे भी तैयार हो जाता है और हमारा 90 मार्क्स का पेपर अब तक तैयार हो चुका है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिर्फ 10 नंबर बचते हैं, वो नरेटिव ऐसे के हैं। नरेटिव ऐसे आपको वो किसी भी टॉपिक पे दे सकता है, वो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक देगा। देयर विल बी नो चॉइस इन नरेटिव ऐसे। अब नरेटिव ऐसे क्या होता है, जो कि ऐसे आज तक आप लोग अपनी इनिशियल स्टडीज़ में, लोअर स्टडीज़ में लिखते आए हैं। वो आपको एक टॉपिक देता है और आपसे कहता है कि आपको जो भी पता है बस इस पर लिखते हैं। तो जिसमें आपने नरेट करना होता, उसमें कोई ऐसा सच आर्गुमेंटेटिव वाला सीन नहीं होता। तो ऐसे को हम नरेटिव ऐसे कहते हैं। तो नरेटिव ऐसे के टॉपिक्स आपको नोट्स में मिल जाते हैं और अलॉन्ग विद कोटेशंस एंड रेफरेंसेस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में एक सारी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है कि हमने किस तरह से यूसैट को प्रिपेयर करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था या जो बहुत वरीड थे कि एग्जाम में क्या होगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, या व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद या इसको देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी और आपको एक अच्छा रोड मैप मिल गया होगा कि अब इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में किस तरह से आपने अपने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है और आपने किस तरह से आपने कहाँ से इसको प्रिपेयर करना है, आपने कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी। एंड अलॉन्ग विद दैट एंड वेरी अपार्ट फ्रॉम इट, जितनी भी इरेलीवेंट PDFs आपको फेसबुक ग्रुप्स में और इधर उधर मिलती हैं, कोशिश करें कि उनसे अवॉइड करें। दे आर ऑल्सो यूजलेस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग बुकलेट्स एंड नोट्स। तो स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching us. Subscribe us for more.